नमस्कार बच्चों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है यूट्यूब लेक्चर के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं फाइनल ईयर यानी अंतिम वर्ष के कक्षा के इतिहास के पहले पेपर के अंतर्गत अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति का एक परिणाम जो था ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसके बारे में। सबसे पहले तो इसको हिंदी में इस शब्द का अर्थ बता दूं। वेल्थ का मतलब जैसा कि आप जानते हैं धन, पैसे, रुपए को कहा जाता है। और ड्रेन का मतलब है कि जैसे नाली में गंदा पानी आपके निकलता है, वैसे ही भारत का जो जनता के भारत के संसाधनों से प्राप्त जो धन था उसका अविरल लगातार प्रवाह जो है इंग्लैंड की तरफ होता चला जा रहा था। इसी कारण जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था वो देश जो है भुखमरी, गरीबी, अनौद्योगिकीकरण, कृषि, हस्तशिल्प का ह्रास, ऐसी परिस्थितियां भारत में पैदा हो गई थी। शुरुआत में 1757 में जब अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल में अपना शासन स्थापित किया, तब तक बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। कहते हैं कि औरंगज़ेब के सामने जब एक बार पूरे भारत का रेवेन्यू आया था, राजस्व इकट्ठा होकर के आया था और लग रहा था कि घाटे में सौदा चल रहा है, जितनी तनख्वाहों पर सरकारी खर्च है उसकी बनिस्बत जो है पैसा कम है, जो आया है आय कम है, लेकिन तब तक बंगाल का रेवेन्यू आया नहीं था। तो औरंगज़ेब ने कहा था रुको, अभी तो बंगाल का राजस्व आने वाला है। तो ये स्थिति थी उस वक्त भारत में बंगाल की। सबसे अधिक राजस्व देने वाला प्रांत था, सबसे अधिक धनी प्रांत था। कारीगर बहुत अच्छे तरीके से सूती वस्त्र बनाते थे जिसकी पूरी दुनिया में पैठ थी और देश विदेश से लोग जो है भारत का सूती वस्त्र मंगवाया करते थे। लेकिन कुछ ही समय में जो है कंपनी के शासन के अंतर्गत 10 सालों के अंदर अंदर बंगाल जो है अकालों का गढ़ बन गया और बंगाल में गरीबी, भूखमरी जो है पैर पसारने लग गई। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में हुआ, ये गरीबी, भूखमरी, बार बार अकाल पड़ना, भूख से लोगों का मरना, ये आम बात होती चली गई। और जब भी इस बारे में कोई बात की जाती थी, पूछा जाता था, तो अंग्रेज़ अधिकारी और कर्मचारी कहते थे कि भारतीय जो है वो आलसी हैं, मूल रूप से वो मेहनत करना ही नहीं चाहते, इसलिए उनके पास पैसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं था। अगर भारतीय आलसी थे तो क्यों प्राचीन काल में, मध्यकाल में, मुगल काल तक भी भारत जो है दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक था। अगर हम आलसी होते हमारे पूर्वज, तो क्यों हम इतने धनी प्रांतों में होते। कारण ये था कि भारत में जो भी संसाधनों से पैसा आ रहा था वो पैसा कंपनी की नीतियों के कारण सीधा कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड में। इन सब के बदले भारत को कुछ भी मिल नहीं रहा था। तो काफ़ी समय तक तो भारतीय जो अर्थशास्त्री थे, नए नए बने थे, पाश्चात्य शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि भारत की गरीबी का असली कारण क्या है। लेकिन इस असली कारण को खोज निकाला दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्हें हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेज़ों की जो घिनौनी आर्थिक नीतियाँ थी उसका पर्दाफाश किया और इन्होंने ही सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन के निकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। इनकी 3 पुस्तकें बड़ी प्रसिद्ध हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा अपनी तरफ से की है। तो अंग्रेज़ सरकार भी इतनी आसानी से कोई उनकी आर्थिक नीतियों की बात करे तो दादा भाई नौरोजी को बख्शने वाली नहीं थी। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड की संसद के सामने अभियोग लगा करके बुलाया कि आपने जो है ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश साम्राज्य का अपमान किया है। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने अपनी तरफ से आंकड़े प्रस्तुत करके जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है वो सही साबित कर दी। 1867 में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि भारतीयों की एक संस्था थी, इंग्लैंड में जो है भारतीयों के हित में काम करने का और इंग्लैंड के जनमत को बताने के लिए कि भारतीयों के साथ क्या हो रहा है वास्तव में, कैसे ये ब्रिटिश लोग दुनिया भर में ऐसे तो न्यायप्रियता की बातें करते हैं और भारत में किस तरह से दोगलापन इनका उजागर होता है, ये बताने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कोई क्रांतिकारी संस्था नहीं थी, भाषणों के माध्यम से जो है ये बातें किया करती थी। इसी की एक मीटिंग में 1867 में एक पेपर इन्होंने पढ़ा और इसी पेपर में इन्होंने पहली बार भारत से धन का लगातार इंग्लैंड चला जाना
इसको साबित करने की कोशिश की। अगर कभी 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है या आपसे संक्षिप्त में पूछा जाता है कि धन का निकास क्या था, तो उसका उत्तर मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है, नोट कर लीजिए। भारत से इंग्लैंड की तरफ धन का अविरल प्रवाह, जिसके बदले भारतीयों को या भारत को आर्थिक, व्यापारिक या भौतिक फल नहीं मिलता, ऐसे पैसे को भारतीय नेताओं ने और अर्थशास्त्रियों ने धन के निकास की संज्ञा दी है। ये जो धन का निकास हुआ, इसके कारण लगातार साल दर साल इंग्लैंड अमीर बनता गया, दुनिया के सबसे धनी प्रांतों में, धनी मुल्कों में शुमार हो गया, और भारत जो है, जो सोने की चिड़िया था, वो गरीब होता चला गया। अब इसके बाद में आरसी मजूमदार ने जो है इसकी 3 फेज़ बताई थी। इस धन के निकास में ही जो है अगला वीडियो जब मैं डालूंगी तो उसको और बेहतरी से समझाने का प्रयास करूँगी। वाणिज्यवादी जो विचारधारा है उसके अनुसार कहता है कि आर्थिक निकास कब होता है, जब क्या होता है कि 1-2 देश आपस में व्यापार कर रहे हैं और एक देश के पास तो संसाधन है, अच्छी चीज़ें वो पैदा कर रहा है, चाहे वो वस्त्रों के रूप में हो, कच्चा माल हो, और दूसरे देश के पास उतना देने के लिए नहीं है तो वो सोने या चांदी में उसका भुगतान करता है। और जब लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है तो जो भुगतान करता जा रहा है सोने या चांदी के रूप में, उस देश की गरीबी में वृद्धि होती है और दूसरा देश जो है अमीर बन जाता है। पहले क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी प्लासी के युद्ध से पहले तब तक क्या था, भारत का जो सूती कपड़ा था वो दुनिया भर में प्रसिद्ध था। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा उसकी मांग थी। माहीन जो ढाका की मलमल थी, उसका कपड़ा था वो, तो उसके लिए तो इंग्लैंड के लोग एक तरह से कहो अभिजात वर्ग पागल सा होता था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहिए। तो जब भारत का कपड़ा इंग्लैंड जा रहा था तो उसके बदले में भारत में जो है सोने चांदी के रूप में भारत में भुगतान किया जाता था। इसकी शिकायत वर्नियर जो है फ्रांसीसी यात्री है वो भी करता है कि दुनिया भर के बाज़ारों से सोना और चांदी जो है भारत के दलदल में आकर के गिरता है और जहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। कारण ये कि इंग्लैंड के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सूती कपड़े के बदले में भारत को दे। तो तब तक क्या था, भारतीय कारीगरों की कुशलता और मेहनत के कारण भारत का विदेशी व्यापार जो था वो भारत के पक्ष में था। लेकिन जैसे ही 1757 में प्लासी के युद्ध में इंग्लैंड के लोगों ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया, ये प्रक्रिया धीरे धीरे उल्टे चली गई। इंग्लैंड का भारत की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो गया और भारतीय धन जो है इंग्लैंड की तरफ जाता जाने लगा। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा भारत के अन्य क्षेत्रों में चलता चला गया, तो अब जो है कंपनी के पास सिर्फ एक ही स्रोत नहीं था, बंगाल से ही भू राजस्व नहीं था, बल्कि कई अन्य स्रोतों से धन आया। जैसे जो उन्होंने बंगाल में ज़मींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें किसानों के शोषण का कोई पार ही नहीं था, वो पैसा। दूसरा, भारत की मंडियों पर इन्होंने एकाधिकार कर दिया था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी, तो इस व्यापार से उनको मुनाफा होता था। इसके अलावा कई बार अफसर जो है भारतीयों को डरा धमका करके बलपूर्वक उनसे पैसे वसूला करते थे। वो पैसा भी कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड में। मोटे मोटे तनख्वाहों में जो पैसा जो है वो भी कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड में। हमारे गवर्नर जनरल का वेतन जो था उस समय 20,000 रुपया प्रति माह था। मतलब आज का आप समझो लाखों में ये राशि जाएगी, उससे ऊपर भी जा सकती है। और जो सैनिक ऑफिसर थे, एक भारतीय अधिकारी है और एक इंग्लैंड का है, तो इंग्लैंड वाले की तनख्वाह हमेशा कैसी होती थी, ज़्यादा होती थी। और सबसे दुख की बात यह है कि वो पैसा कहाँ भेजता था, इंग्लैंड में। इसके अलावा जो भी पैसा बचता था वो वापस भारत में इन्वेस्ट कर देते थे और जो पैसा उससे मुनाफा होता था वो और कमाते जाते थे। इस इन्वेस्टमेंट के प्रतिकार के रूप में भारत को कुछ भी नहीं मिलता था। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, तब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार थे उसको ख़त्म कर दिया गया। 1813 के बाद इसने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। कुछ अपवाद को छोड़कर शुरू के वर्षों में भारत का जो इंग्लैंड के साथ व्यापार था वो इंग्लैंड के पक्ष में ही बना रहा। इस निकास सिद्धांत का मुख्य पक्ष ये है कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भी भाग, जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो फसलें इकट्ठा हो रही है, उसका कुछ भी भाग हमारे देश की ही जनता के उपयोग के लिए या पैसे बनाने के लिए उपलब्ध नहीं था। वो किस लिए कहाँ जा रहा था, सीधा जो है इंग्लैंड जा रहा था। कारण कि हमारा देश जो है इंग्लैंड का एक गुलाम या उपनिवेश देश था और इसी कारण भारत को उसके प्रतिकार में कुछ भी नहीं मिलता था।
हमारे यहाँ चाहे कितनी भी बुरी सरकार रही हो, चाहे औरंगज़ेब रहा हो, चाहे मुग़ल काल रहा हो, सल्तनत काल में चाहे अलाउद्दीन खिलजी क्यों ना रहा हो, इन लोगों ने जो है जनता से जो पैसा लिया राजस्व के रूप से, चाहे बहुत ज़्यादा लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पैसे का उपयोग कैसे किया? वो अपने लिए महंगे महंगे वस्त्र खरीदते होंगे, गहने बनाते होंगे, बड़े बड़े भवन बनाते होंगे। तो भवन में काम करने वाले कारीगर कहाँ से होते थे? भारत से। ताजमहल जो बना तो उसमें मार्बल जो लगा, संगमरमर कहाँ से लगा? मकराना का। तो पैसा कहाँ आया? जयपुर में ही आया। कारीगर, मिस्त्री, सारे लोग यहीं थे। सोना चांदी भी यहीं से खरीद करके, तो इस तरह से वो अर्थव्यवस्था चलती चली जाती थी। कितना भी बुरा शासन क्यों नहीं हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैसा जो भारत से है वो बाहर जा रहा है। पैसा भारत का हमेशा भारत में ही रहा है, घूम फिर कर आखिरकार उसी जनता तक वो पैसा आ जाता था, जिससे कि अत्याचारी शासकों ने भी शोषण के रूप में लिया था। अब हम आ जाते हैं आर्थिक निकास के तत्वों पर। साम्राज्य के शासकों को, जो हमारे यहाँ उपनिवेशवादी जो रूलर थे, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले शासन रहा हो या बाद में ब्रिटिश सरकार का रहा हो, इन्होंने हजारों तरीके अपनाए भारतीयों से धन निकलवाने के, भारत से पैसा निकालने के। कारण ये कुछ भी तरीके अपना सकते थे, क्योंकि सरकार किनकी थी? इन्हीं की थी। इसलिए सरकार भारतीयों के हित के लिए नहीं चलती थी, इंग्लैंड के हितों के लिए सरकार चला करती थी। ये जो इसके तत्व हैं उस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो है होम चार्जेस या गृह व्यय। गृह व्यय समझा देती हूँ, वो खर्चा था जो भारत राज्य सचिव या उससे संबद्ध व्यय के रूप में था। जो भारत का सचिव जो इंग्लैंड में बैठता था, भारत में नहीं। आप ये मत सोचना कि भारत सचिव आ रहा है, ये भारत में बैठ रहा है। ये इंग्लैंड में बैठने वाला एक मंत्री है। तो उसके ऑफिस का खर्चा कौन चला रहा था? हमारी जो प्रजा है उससे लगान जो वसूला जा रहा था, हमारे जो व्यापारियों से टैक्स लिया जा रहा था, उसका खर्चा ये लोग चला रहे थे। 1857 के विद्रोह से पहले ये गृह व्यय जो है भारत के रेवेन्यू का 10 से 13% होता था। कुछ नहीं मिल रहा है हमको, सरकार बाहर बैठ करके राज कर रही है, उसको हम अपनी कमाई का 10 से 13% दे रहे हैं। 1857 के बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ गया और 1897 से लेकर 1901 तक 24% हो गया। 1920-21 के बीच में कहते हैं कि जितना राजस्व सरकार लेती थी उसका 40% सिर्फ गृह व्यय में जाता था, जो भारत सचिव का ऑफिस था उसके। इसके अलावा और भी इसके मुख्य तत्व बता देती हूँ। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको जो है लाभांश दिया जाता था। जब भी कोई कंपनी का फ़ायदा होता है तो उसमें जितने लोगों ने शेयर लगा रखे होते हैं उनको पैसे मिलते हैं। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 में भारत से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिर्फ चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था और 33 तक आते आते ये भी ख़त्म कर दिया गया। तो उसमें क्या किया कि कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स थे, ये व्यवस्था की गई कि 1874 तक इन लोगों को 6,30,000 पाउंड एनुअल दिए जाएंगे। अब भारतीयों को उससे क्या लेना देना कि हमारे साथ व्यापार कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन हर साल 6.25 लाख पाउंड की राशि इन शेयर होल्डर्स को जाती थी, जिन्होंने भारतीयों के लिए तो कम से कम कुछ भी नहीं किया था। इस तरह से ये ऋण का ब्याज जो है चलता चला गया। दूसरा है विदेशों से लिए गए सार्वजनिक ऋण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिर पर 7 करोड़ पाउंड का ऋण चढ़ा लिया था, क्योंकि वो युद्ध लड़ा करती थी कंपनी के क्षेत्रों के विस्तार के लिए। भारतीयों को तो कोई फ़ायदा इससे था नहीं, उन युद्धों में लगाया जो कि कंपनियों की जो लालच के कारण हुए थे, जैसे बर्मा का युद्ध, अफगान युद्ध, नेपाल का युद्ध। इनसे हमारी जनता को या सरकारों को कोई लेना देना नहीं था। 1900 में ये सार्वजनिक ऋण की मात्रा थी 22 करोड़ 40 लाख पाउंड। हो सकता है ये कहते हैं कि हमने कुछ जो है भारतीयों की भलाई के लिए अपनाया, जैसे रेलवे का निर्माण किया, सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई और जो पीडब्ल्यूडी के अलग अलग काम थे, सड़कें वगैरह बनाना। लेकिन रेलवे जो बनाई गई थी वो इसलिए नहीं बनाई गई थी कि अर्थव्यवस्था का विकास हो, वो भी भारत का, बल्कि रेलवे जो बनाई गई थी भारत में और जो रेल लाइनें डाली गई थी वो इस तरह से डाली गई थी कि इन रेलवे लाइन से जो है मैनचेस्टर के लंकाशायर की जो ब्रिटिश फैक्ट्रियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। उसके बाद में अगला है सैनिक और असैनिक व्यय। जो भी अंग्रेज़ी ऑफिसर थे जो भारत में काम करते थे तब तक तो उनको तनख्वाहें मिलती थी, और उसके बाद जब वो रिटायर होकर के इंग्लैंड चले जाते थे तब उनको पेंशन मिलती थी। तो वो जो यहाँ से पैसा लेके गए उन्होंने कहाँ खर्च किया? इंग्लैंड में अपने बंगले बनाए, वहाँ अपना काम किया, तो पैसा यहाँ से कहाँ चला गया? इंग्लैंड में। अब वो कह रहे हमने तो सेवा के बदले लिया है, लेकिन सेवा करने के बाद आप भारत में बसिए ना, तभी तो होगा भारत का भी सही मायनों में
विकास। इसके अलावा लंदन में ईस्ट इंडिया ऑफिस के संस्थापन, प्रचलन पर खर्चा, ब्रिटिश युद्ध के सचिवालय को भी ये पैसा दिया जाता था। ये वह इसलिए थे क्योंकि भारत जो है विदेशी दासना के फंदे में जकड़ा था। इंग्लैंड जो है दुनिया भर में अगर कहीं युद्ध लड़ता था तो उसके लिए भारतीय राजस्व से भी पैसा लिया जाता था, जबकि हमको उससे कोई भी लेना देना नहीं था। उसके बाद में इंग्लैंड में जो है स्टोर परचेज के लिए भी वहीं से पैसा लिया जाता था। जैसे ऑफिस में जितना भी सामान आता है, चाहे वो फर्नीचर हो, कागज़ हो, या सैनिक का जितना भी सेना का सामान है, मशीन गन हो, बम हो, जितना भी सेना का सामान है, वो सामान हिसाब से भारत में फैक्ट्रियाँ लगवाए और वहाँ बनवाए ताकि भारतीयों को भी नौकरियाँ भी मिले और यहाँ का भी आर्थिक विकास हो। लेकिन ये सारा सामान कहाँ से खरीदा जाता था? इंग्लैंड से। जो भी करोड़ों रुपए का सैनिक, असैनिक और समुद्री विभाग के लिए अंग्रेजी मंडियों से ही सामान जानबूझ करके वहाँ से खरीदा जाता था, वो भी ज़्यादा पैसों में, ताकि इंग्लैंड के जो पूंजीपतियों को लाभ हो। इसके अलावा ये तो आए गृह व्यय में। उसके बाद में दूसरा बिंदु है अपना विदेशी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज। भारतीय राष्ट्रीय आय का एक अन्य महत्वपूर्ण जो निकास था, जो ड्रेन था, जो निकल रहा था पैसा, वो था कि विदेशी पूंजी पर ब्याज दिया जाता था। 20वीं सदी में खूब सारी जो है निजी क्षेत्र की बहुत सी पूंजी का भारत में इन्वेस्टमेंट किया गया। सबसे बड़ी चीज़, जब रेलवे का भारत में विस्तार किया गया तो 5% लाभ की गारंटी दी गई कि जो पैसा डालेगा, चाहे रेलवे से भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हो या नुकसान हो, लेकिन जिन लोगों ने पैसा डाला है रेलवे के लिए, उनको 5% के लाभ की गारंटी दी गई थी। अब आप सोच सकते हो कि कोई ज़रूरी है कि आप रेल डालोगे, सड़कें बिछाओगे तो उससे फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन यहाँ क्या है कि इंग्लैंड के पूंजीपतियों को, निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये नीति अपनाई गई। याद रहे, विदेशी पूंजीपति जो है भारत के औद्योगिक विकास में उसको कोई रुचि नहीं है, बल्कि जितने भी इन्वेस्टर थे, जितने भी बिजनेसमैन थे, उन्होंने भारत के विकास के रास्ते में हर बार रुकावट डालने की कोशिश की है और कोशिश ये की है कि भारतीय साधनों को अपने लिए काम में ले। उसके बाद में तीसरा है विदेशी बैंक, इंश्योरेंस और शिपिंग कंपनीज या नौसेना कंपनीज। जो बैंक्स थे, विदेशी बैंक और इंश्योरेंस थे, इसके अलावा शिपिंग, जो भारत से सामान भेजा जाता था और वापस आता था, तो इनमें जो पैसा है इन्वेस्ट करके भारत से लोगों ने करोड़ों रुपए के लाभ कमाए। इस धन को ले जाने के अलावा इनकी सबसे बड़ी बात जो थी हानि पहुंचाने वाली, कि यहाँ चाहते तो भारत के लोग भी बैंक बना सकते थे, जो पढ़ा लिखा वर्ग तो अब उभर करके आ गया है। जब ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसी थ्योरी बना सकते हैं तो बैंक भारत के अर्थशास्त्री क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं इंश्योरेंस कंपनियां बना सकते? क्यों नहीं जो है शिपिंग कंपनीज बना सकते? लेकिन जानबूझकर सरकार की नीति ऐसी हुआ करती थी कि यहाँ जो है ब्रिटिश उद्योगों को ही प्रोत्साहन मिले, भारत में उद्योगीकरण जो है बिल्कुल ना हो। एक मॉरिसन के अनुमान की बात करती हूँ। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इनका जो तर्क है वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद में उसको खंडन करने की बात करेंगे। सर थियोडोर मॉरिसन ने अपने एक भाषण में ये बताया कि भारत में आर्थिक संक्रमण में बताया, जो आर्थिक संक्रमण यानी जो हमारा पैसा डूब रहा है, जो इंग्लैंड की तरफ लगातार चलता चला जा रहा है, कि रेलवे में पूंजी लगाने से भारत में जो इंडस्ट्री लगी, अब उनकी बात सुनना वो क्या कह रहे हैं पूरी, कि हमने पटरियां बिछाई, रेल का सामान आया तो पटरियां बिछाने का काम मजदूरों ने किया, भारत के मजदूरों ने। यहाँ नौकरियां आई है, नियुक्तियों के अवसर हुए हैं। रेलवे जब आया तो रेलवे में काम करने के लिए लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हुई, तो एक औद्योगिक समृद्धि का युग शुरू हुआ। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमने सिंचाई परियोजनाएं चलाई, खास करके पंजाब वगैरह में, जिससे भारत में कई सारे लोग भूमि अधिकार क्षेत्र में आ गई है, प्रोडक्शन बढ़ा है और भारत को लाभ हुआ है। अब मॉरिसन कह रहे हैं कि ये जो हमने ऋण दिया है, लोन दिया है, बहुत कम दर पर दिया है। पर याद रखें, सबसे बड़ी चीज़ तो रेलवे का तो मैं बता रही हूँ, 5% लाभ की गारंटी हुआ करती थी। रेलवे लाइन बिछाने से भारत की अर्थव्यवस्था को चाहे 0% का फायदा हो, चाहे नुकसान ही क्यों नहीं हो, जिस ब्रिटिश निवेशक ने उसमें पैसा डाला है उसको 5%, 100 रुपये पर 105 रुपया उसको मिलने ही वाला था। दूसरी चीज़, जो रेलें बनाई गई, सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई, वो भारतीयों के हित को देख करके नहीं बनाई गई। रेलवे ऐसे बनाई गई कि कच्चा माल जो है वो फटाफट ले जा करके जो है पोर्ट तक लाया जा सके और इंग्लैंड से जो उत्पादित माल है वो भारत के गांवों तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा रेलवे में अगर भारत की सरकार होती, भारतीयों का अगर उसमें शासन होता, तो सामान कहाँ से खरीदा जाता? ज़्यादातर भारत से ही खरीदा जाता, जिससे भारत में उद्योग धंधे पनपते। लेकिन ऐसा नहीं था। भारत की रेल के लिए माल कहाँ से खरीदा गया? अधिकांशतः इंग्लैंड से खरीदा गया, इंजन से लेकर माल ढोने के डिब्बे तक।
और इसमें आप सोच रहे हो कि देश में नियुक्तियों के अवसर बढ़े, नौकरियां बढ़ी, कोई ऐसा नहीं था। इसके तो आंकड़े सटीक उपलब्ध हैं। हाँ, एक ज़रूर है कि इससे देश में बेकारी की समस्याएं और बढ़ गई। कारण बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ क्या था, इंग्लैंड का जो सूती कपड़ा था, रेलें इस तरह बनी थी, टैक्स सारे ख़त्म कर दिए, तो आप भारत का सूती कपड़ा खरीदोगे, वो हाथ से बना हुआ था तो महंगा, और इंग्लैंड का जो सूती कपड़ा वो मशीनों में था तो वो सस्ता। तो हर कोई कैसा कपड़ा खरीदना चाहेगा? सस्ता कपड़ा। जिसके कारण क्या हुआ, हमारे कारीगर जो है, शिल्पकार है, वो धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे। तो रेलवे ने जितनी नौकरियां दी होंगी उससे हज़ारों गुना नौकरियां रेलवे ने छीनी है। स्थानीय बुनकरों का धंधा ठप हो गया। इससे तो कार्ल मार्क्स ने एक भविष्यवाणी की थी कि रेल जो क्या करेगा, भारत के विकास में हथकड़ी का काम करेगा, भारत के विकास को वो कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। और कहा था उन्होंने कि ये रेलवे ही थी भारत की जो कारीगर का चरखा तोड़ा गया है, जो उसका बुनने का सारा सामान तोड़ा गया है, ये किसी और ने नहीं, किसने तोड़ा है? इसी रेल ने तोड़ा है। ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना की जा रही है 1700 से लेकर 1850 तक। एक ग्राफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये मॉरिसन का अनुमान को वैसे ही गलत साबित करते हैं। लाल रंग की जो लाइन है वो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, लगभग अपने ज़्यादा फर्क नहीं था 1700 तक, लेकिन 1700 के बाद 1750 के बाद आर्थिक विकास की दर में देखो, भारत की तो नीचे चली जाती जा रही है, और इंग्लैंड की आर्थिक विकास की दर जैसे जैसे उसके साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, नियंत्रण बढ़ता चला जा रहा है। भारत की धन से इंग्लैंड का आर्थिक विकास जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब है आर्थिक निकास का अनुमान। इस धन का कितना निकास हुआ, इस बारे में कई लोगों में अंतर है। 59 में जॉन विनगेट ने कहा था 35 से 51 तक 42,21,611 पाउंड हर साल गया था। विलियम डिग्बी ने 1757 से लेकर 1815 तक 50 करोड़ और 100 करोड़ रुपए के बीच में अनुमान बताया है। अलग अलग राष्ट्रवादियों ने भी अलग अलग की है, जिसमें दादाभाई नौरोजी, जीवी जोशी, डी बादशाह, आरसी दत्त जैसे राष्ट्रवादियों ने अपनी अपनी गणना की है। अब इस आर्थिक निकास के अनुमान से बड़ा है इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत की जनता पर। नौरोजी के ही विचार हम जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कहा था धन का निकास जो है अनिष्टों का अनिष्ट है, बुरे में भी सबसे बुरा क्या है? पैसा लगातार चलता चला जाना, और भारत की गरीबी का मुख्य कारण यही है। उनके अनुसार इंग्लैंड जो है भारत का खून चूस रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देना चाहता है। एक पत्र में उन्होंने लिखा था भारत की अवस्था बहुत ज़रूरी है, उसकी स्वामी और दास की अवस्था नहीं है, परंतु उससे भी गिरी हुई है। ये एक ऐसे लूटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहाँ लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बच कर निकलता जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य आलोचक ने कहा था पुराना लुटेरा क्या करता था, जैसे नादिर शाह भी आया, तैमूर लंग भी आया, दुकानों को, भवनों को, महलों को लूटा और फिर चला गया। वो जो है छोटे झोपड़ियों को कभी नहीं लूटता था, गांव वाले लोगों को कभी नहीं लूटता था। अब जो लुटेरा आया हमारे देश में 1757 के बाद, वो क्या कर रहा है? हर गरीब के घर में, हर झोपड़ी में जा कर के वो लूट रहा है, दूर के क्षेत्रों में भी पहुंच गया है। और ये लूट ऐसा नहीं है कि एक बार आकर के 100 दिन लूट लिया, 57 दिन लूट लिया, 50 दिन लूट लिया। ये लूट जो है 190 वर्षों तक लगातार चलती चली गई। इस धन निकास के कारण देश में पैसा इकट्ठा नहीं हो सका। जब पैसा नहीं तो औद्योगिक विकास की गति धीमी, और भारत के धन से इंग्लैंड में पैसा गया तो वहाँ औद्योगिक क्रांति आ गई। औद्योगिक क्रांति का श्रेय कहीं न कहीं हमारे बंगाल के मजदूरों को जाता है। इससे घिनौना पक्ष ये भी था कि यह धन अगर पूंजी के रूप में लगाया भी जाता तो भारत का शोषण और ज़्यादा बढ़ जाता था। नौरोजी का एक कथन है, इसको ज़रूर आप लिख लीजिएगा। भारत का धन बाहर जाता है, फिर वही धन जो है वो हमको लोन के रूप में वापस देते हैं। इस लोन के लिए क्या देते हैं? ब्याज, और इस तरह से ऋण का एक पूरा सा कुचक्र बढ़ जाता है। इस धन के निकाल से भारत में रोजगार पर, आय की संभावनाओं पर उल्टा प्रभाव पड़ना वाजिब था। आरसी दत्ता ने इस भारतीय कवि की इस उपमा का उल्लेख किया है। अब सुनना। राजा जो है अपनी जनता से अधिक कर ग्रहण करना, ऐसा है कि सूरज जो है, वो कह रहे हैं कि सूरज जो है साल भर हमारा पानी चूसता है और बारिश के मौसम में हमको जो है बारिश देकर के वो पानी वापस लौटा देता है। ये तो होता है जब आपकी देशी सरकार हो, लेकिन आरसी दत्ता ने कहा है कि हमारा तो क्या है कि सूरज पानी तो यहाँ से चूस रहा है और बारिश कहाँ पर कर रहा है? इंग्लैंड में कर रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, जब आईएएस के पदों का गठन हुआ, सेना में बड़े बड़े पदों का गठन हुआ, तो जानबूझकर ब्रिटिश सरकार की नीति ऐसी थी कि भारतीयों को उन पदों पर लिया नहीं जाता था।
तो इसको नौरोजी ने नैतिक निकास की संख्या दी। उन्होंने लिखा, आत्मा और बुद्धि का चातुर्य और श्रेष्ठता जो प्रकृति, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स में ही इंटेलिजेंस होगी या वो ही ईमानदार होंगे, भारतीयों में भी हो सकते हैं। भारत के लिए खोया हुआ शेष कोश है, इसलिए प्रशासन की आधुनिक प्रणाली के अधीन भारतीय जाति का निरंतर ह्रास हो रहा है। आज ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि धन का निकास का सिद्धांत एक ऐसी भाषा में दादा भाई नौरोजी ने दिया, और आगे चलकर और भी जो इतिहासकार थे, आर्थिक इतिहासकार आर.सी. दत्ता, जिनका अगले में मैं ज़रूर दूंगी आपको अगले वीडियो लेक्चर में, उन्होंने इतनी आसानी से बताया कि साधारण इंसान की समझ में भी आ सकता है, और अंग्रेजी शासन ने शोषक तत्वों की तरफ ध्यान दिलाया। स्वतंत्रता युद्ध जब चला हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम, तो ये आर्थिक निकास की जो धारणा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है दादा भाई नौरोजी की, ये हर बार एक नारा बन करके आई, और इसके लिए दादा भाई नौरोजी का ये देश, ये भारत हमेशा जो है इसके लिए आभारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।